नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का विषय है मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में अध्ययन करना। हम दोस्तों कल मुगल बादशाह शाहजहां के पिता जहांगीर के बारे में पढ़े थे। आज हम दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां या खुर्रम के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों क्लास प्रारंभ करते हैं। ये जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, ये 1628 ईस्वी में भारत में मुगल बादशाह बने या मुगल शासक बने और 1658 ईस्वी में जब इनका देहांत हो गया तब इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी बेटे औरंगजेब राजा बन जाते हैं। तो औरंगजेब के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें शाहजहां के बारे में पूरा अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से शाहजहां का चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान लगाकर पढ़ें। शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक माना जाता है। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था भाई, और जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, और जहांगीर अकबर के बेटे थे। ठीक है। और शाहजहां की माता का नाम था जोधाबाई, जिसे इतिहास में जगत गुसाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपके यहाँ इन रानियों के नाम में कंफ्यूज होता है कि जोधाबाई कौन है, जगत गुसाई कौन है, मानीबाई कौन है, मरियम उजवानी कौन है, तो दोस्तों आपके सभी प्रकार के ये जो कंफ्यूज है ना, मैं दूर कर देता हूं। आप ध्यान देकर सुने। ये जोधाबाई मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी, जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। ठीक है। इस जोधाबाई को इतिहास में जगत गुसाई के नाम से जाना जाता है। एक जोधाबाई अकबर की रानी हरकाबाई को भी कहा गया है। हरकाबाई को जोधाबाई नाम दिया है कर्नल जेम्स टोड ने। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी राजकुमारी को जोधाबाई नाम दिया है? अकबर की रानी और आमेर के राजा भारमल की बेटी हरकाबाई को उन्होंने जोधाबाई कहा है। और जोधाबाई वास्तविक नाम किस राजकुमारी का था? यह मारवाड़ की जगत गुसाई का वास्तविक नाम जोधाबाई था। एक राजकुमारी मानीबाई रही है। यह आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी मानीबाई, जिसे इतिहास में मरियम उजवानी के नाम से जाना जाता है। और ये जो आमेर की मानीबाई थी ना, इसका विवाह भी जहांगीर के साथ हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार जहांगीर की राजपुताना की दो रानियां बनी थी भाई, एक तो जोधाबाई और एक मानीबाई। ये जो शाहजहां है ना, शाहजहां खुर्रम, इनका जन्म हुआ था इस मारवाड़ की जोधाबाई और जहांगीर से। ठीक है। तो इस प्रकार शाहजहां के पिता का नाम तो था जहांगीर, जिनके बचपन का नाम था सलीम, और शाहजहां की माता का नाम था जोधाबाई, जो इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, यहां जरूर ध्यान लगाकर पढ़े। खुर्रम तो किस मुगल बादशाह का वास्तविक नाम था, और सलीम किस मुगल बादशाह का वास्तविक नाम था? तो सलीम तो नाम था जहांगीर का, और खुर्रम नाम था शाहजहां का। कंफ्यूज क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी देखिए। शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था 4 फरवरी को भाई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, जब जहांगीर की मृत्यु हुई, यानी अब हम कहानी पढ़ेंगे कि शाहजहां किस प्रकार राजा बने। क्या साधारणतः जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां को राजा मान लिया गया था? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था। शाहजहां को कई संघर्ष करने पड़े थे या कई षड्यंत्र देखने पड़े थे। बाद में शाहजहां के हाथ में सत्ता मिली थी या मुगल बादशाह की सत्ता हाथ लगी थी। देखिए, जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1658 ईस्वी में, तब जहांगीर की रानी का नाम था भाई नूरजहां। जहांगीर के दोस्तों अनेक रानियां थी, जैसे एक तो जोधाबाई थी, एक आमेर की मानीबाई थी, और एक नूरजहां भी थी भाई। ठीक है। इस नूरजहां ने क्या किया? अपने दामाद शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया भाई। नूरजहां की एक बेटी थी, उसका नाम था लाडली बेगम। नूरजहां पहले से शादीशुदा थी, इसके पति का देहांत हो जाता है, और इसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद में नूरजहां दूसरी शादी करती।
तो नूरजहां के पहले पति से इसको एक संतान की प्राप्ति हुई थी। नूरजहां, जिसे इतिहास में मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता है, और वो संतान एक बेटी के रूप में थी भाई, जिसका नाम था लाडली बेगम। आगे चलकर नूरजहां या मेहरुनिसा की बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के बेटे शहरयार के साथ हो जाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी तो नूरजहां तो अपने ही किसी रिश्तेदार को शासक बनाएगी या बादशाह बनाएगी। तो नूरजहां ने अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने बेटे के पति या अपने दामाद शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। अब यहां देखिए दोस्तों, आसफ खान। आसफ खान क्या करता है भाई? आसफ खान ये खुसरो का बेटा था भाई। जहांगीर का जो दूसरा बेटा था ना खुसरो, जो आमिर की मानी बाई से हुआ था, इस खुसरो का बेटा था दावर बख्श। इस दावर बख्श को आसफ खान राजा बना देता है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जहांगीर की मृत्यु के बाद में शहरयार को राजा बनाने की घोषणा तो किसने की थी भाई? नूरजहां ने। और खुसरो के बेटे दावर बख्श को राजा बनाने की घोषणा किसने की थी भाई? आसफ खान ने की थी। अब यहां दोस्तों ये आसफ खान है ना, ये इस दावर बख्श को राजा नहीं बनाना चाहता है, लेकिन ये इस शहरयार को भी राजा नहीं बनने देना चाहता, और इसके सामने इस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आसफ खान है ना, वास्तविक रूप से शाहजहां को राजा बनाना चाहता था भाई। किसको राजा बनाना चाहता था? शाहजहां को। शाहजहां को क्यों बनाना चाहता था आसफ खान? क्योंकि आसफ खान की बहन का नाम था मुमताज। क्या नाम था? मुमताज। और मुमताज का विवाह हुआ था शाहजहां के साथ, यानी कि खुर्रम के साथ। तो सीधी सी बात है, आसफ खान तो अपने जीजा शाहजहां को ही राजा बनाना चाहता है। लेकिन अब इस टाइम पे राजा बनने के लिए शाहजहां यहां रहते नहीं है ना, मुगलों की राजधानी में। जो शाहजहां होते हैं वो दक्षिण अभियान पे गए हुए होते हैं इस टाइम पे, यानी दक्षिण भारत में रहते हैं इस टाइम पे। तो आसफ खान को उनका इंतजार करना पड़ता है भाई, कि जब तक शाहजहां मुगलों की राजधानी में ना आ जाए शांतिपूर्ण तरीके से, तब तक अपन एक काम करते हैं, एक व्यक्ति को बलि का बकरा बना देते हैं भाई। चाल चल जाते हैं। तो यहां आसफ खान कूटनीतिक चाल चलता है और ये खुसरो के बेटे दावर बख्श को राजा बनने की घोषणा कर देता है। अब कुछ समय पश्चात दक्षिण से शाहजहां आ जाता है भाई, मुगल राजधानी लौट आता है, और इस दावर बख्श का तो वध कर दिया जाता है, इसे तो मार दिया जाता है, और आगे चलकर शाहजहां को राजा बना दिया जाता है। इस प्रकार शाहजहां का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ। आपसे पूछ लिया जाए कि जहांगीर के उत्तराधिकारी संघर्ष में बलि का बकरा किसे बनाया गया भाई? बलि का बकरा बनाया गया था दावर बख्श को, जो किसका बेटा था? जो खुसरो का बेटा था। ठीक है। और इसे बलि का बकरा बनाने की जो योजना थी वो किसकी थी भाई? आसफ खान की थी। आसफ खान कौन था? आसफ खान मुमताज का भाई था, और मुमताज शाहजहां की रानी थी भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, शाहजहां की मध्य एशिया की नीति कैसी रही भाई? दोस्तों, मध्य एशिया में शाहजहां ने 2 अभियान प्रारंभ किए थे। एक तो 1646 ईस्वी में और एक 1647 ईस्वी में। यदि तार्किक रूप से देखा जाए ना, तो शाहजहां की जो मध्य एशिया की जो नीति थी ना, वो दोस्तों सफल रही थी। मतलब इसने 2 अभियान शुरू किए थे यहाँ पर, एक तो 1646 में और एक 1647 ईस्वी में। तो इन दोनों अभियानों में जो शाहजहां के सेनापति थे, जिनके नेतृत्व में शाहजहां ने मध्य एशिया में सेना भेजी थी, वो सेनापति जीत जाते हैं। लेकिन इनकी छोटी सी गलती के कारण वो वहां के राज्यों को त्याग आते हैं, छोड़ आते हैं, और राजनीतिक दृष्टि से शाहजहां की मध्य एशिया की नीति को असफल माना जाता है। देखिए किस प्रकार, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शाहजहां की मध्य एशिया की नीति सफल रही या असफल रही, दोस्तों यह असफल रही थी भाई। कैसी रही थी? असफल रही थी। लेकिन जैसे ही आप इसको बारीकी से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सफल रही थी। सफल होने के बाद में भी असफल कैसे रह गई ये नीतियां? देखिए, मध्य एशिया में 1646 ईस्वी में शाहजहां ने मुराद और अली मर्दान को भेजा भाई। मुराद और अली मर्दान को भेजा। ये मुराद शाहजहां का ही बेटा था, तो मुराद और अली मर्दान को भेजा। मुराद और अली मर्दान ने यहां युद्ध किया भाई नजर मोहम्मद से। किससे युद्ध किया? नजर मोहम्मद से। नजर मोहम्मद को मुराद और अली मर्दान ने युद्ध के मैदान में पराजित कर दिया भाई, हरा दिया। तो ये नजर मोहम्मद यहां से फारस भाग गया। फारस तो जानते हो,
ईरान को प्राचीन समय में फारस कहा जाता था। ठीक है, तो नजर मोहम्मद इनसे डरकर युद्ध के मैदान में पराजित होकर यहां से फारस भाग जाता है, मतलब इसको ये पराजित कर देते हैं। लेकिन विजय के बाद ये जो मुराद है ना, मुराद इस पूरे क्षेत्र को नजर मोहम्मद को वापस लौटा देता है और खुद भारत लौट आता है। तो इस प्रकार जीते हुए राज्य को ये छोड़कर वापस आ जाता है मुराद, इसलिए इसकी पहली नीति असफल रही। इसका दूसरा आक्रमण देखिए, शाहजहां ने 1647 ईस्वी में औरंगजेब को अभियान पर भेजा भाई, मध्य एशिया के अभियान पर। औरंगजेब ने यहां उज्बेकों को पराजित किया भाई। मध्य एशिया में उज्बेक जाति के लोग ही तो रहते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नाम सुना है ना दोस्तों, ऐसे तो उज्बेक जाति के लोग रहते हैं। और मुख्य उज्बेक शासक था, उसका नाम था नजर मोहम्मद, जिसको औरंगजेब ने पराजित किया। औरंगजेब 1647 के मध्य एशिया के अभियान में दोस्तों जीत जाता है, इसको सफलता मिल जाती है। लेकिन यहां अब शाहजहां का आदेश आ जाता है। शाहजहां ने आदेश दिया कि उज्बेकों को छोड़ दिया जाए, उनका राज्य उनको वापस लौटा दिया जाए। तो जीते हुए युद्ध को या जीते हुए क्षेत्र को औरंगजेब केवल शाहजहां के कहने पर या शाहजहां के आदेश पर छोड़ देता है और नजर मोहम्मद को वापस वहां का राजा बनाकर आ जाता है। इस प्रकार शाहजहां की मध्य एशिया की नीति असफल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी देखिए। अब आप शाहजहां की कंधार नीति देखिए भाई। दोस्तों कंधार पहले मुगलों के अधीन ही था भाई। कंधार किसके अधीन था? मुगलों के अधीन ही था। लेकिन जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ, कंधार पर ईरान ने अधिकार कर लिया भाई। यानी कंधार पर किसका अधिकार हो गया? ईरान का अधिकार हो गया। ईरान ने अपने अधीन ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया कंधार राज्य को। तो अब दोस्तों जहांगीर इस टाइम पे दिमाग लगाने लगता है कि भाई कंधार तो अपना ही था, तो क्यों ना ईरान वासियों से कंधार को वापस अपने साम्राज्य में मिलाया जाए, मुगल साम्राज्य में मिलाया जाए। तो कंधार को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए शाहजहां ने पहला अभियान 1649 ईस्वी में 1649 ईस्वी में पहला अभियान भेजा था इसने औरंगजेब और सादुल्ला खान के नेतृत्व में। औरंगजेब और सादुल्ला खान के नेतृत्व में 1649 ईस्वी में कंधार पे एक अभियान भेजा ताकि उसे ईरानियों से मुक्त करवा लिया जाए। शाहजहां का यह अभियान असफल रहा भाई। शाहजहां का यह अभियान असफल रहा। शाहजहां ने कंधार को जीतने के लिए दूसरा अभियान भेजा 1652 ईस्वी में। इन्हीं व्यक्तियों को वहां का सेनापति बना के भेज दिया, यानी औरंगजेब और सादुल्ला खान को। यह भी दोस्तों असफल रहा। अर्थात शाहजहां का दूसरा कंधार अभियान जो 1652 में शुरू किया गया था वह भी असफल रहा। शाहजहां ने अपना तीसरा कंधार अभियान प्रारंभ किया भाई 1653 ईस्वी में। कब प्रारंभ किया था? 1653 ईस्वी में। 1653 ईस्वी में दोस्तों दारा सिकोह के नेतृत्व में भाई ये अभियान भेजा। शाहजहां ने अपने बेटे दारा सिकोह को भेजा इस बार, लेकिन दारा सिकोह भी पराजित हो गया। इस प्रकार कंधार को जीतने के लिए या ईरानियों से आजाद करवाने के लिए या कंधार को वापस मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए शाहजहां ने ये 3 अभियान प्रारंभ किए थे 1649, 1652 और 1653 में। 1649 में तो शाहजहां ने औरंगजेब और सादुल्ला खान को भेजा, 1652 में भी इन्हीं दोनों को भेजा, लेकिन 1653 में दारा सिकोह को भेजा। ये तीनों के तीनों असफल रहे भाई। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी देखिए। शाहजहां की दक्षिण नीति देखिए दोस्तों। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। शाहजहां की दक्षिण नीति सफल मानी जाती है भाई। दक्षिण में शाहजहां सफल हो गया था। कैसे? शाहजहां के शासन काल में आपको बता दूं मैं, दक्षिण में ये 3 राज्य थे भाई। कितने राज्य थे? 3 राज्य। एक तो अहमदनगर का राज्य। अहमदनगर के हालांकि कुछ हिस्से को पहले ही मुगलों में मिला लिया गया था, या मुगल साम्राज्य में जहांगीर के टाइम पर मिला लिया गया था अंबर के साथ संधि करके, लेकिन इसका कुछ शेष हिस्सा बच गया था भाई। अहमदनगर का एक तो शेष भाग बच गया था दक्षिण में शाहजहां के टाइम पे, एक गोलकुंडा बच गया था भाई, और एक बीजापुर बच गया था। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र बता देता हूं मैं आपको। अहमदनगर वर्तमान समय में भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। गोलकुंडा वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश राज्य में है, और ये जो बीजापुर है यह वर्तमान समय में भारत के कर्नाटक राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तत्कालीन समय में शाहजहां के टाइम पे अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर को कैसे अपने अधीन किया गया।
दोस्तों अहमदनगर का शासक था हुसैन खान। अहमदनगर का शासक कौन था भाई? हुसैन खान था। गोलकुंडा का शासक था मोहम्मद आदिल शाह। और बीजापुर का शासक था मोहम्मद कुतुब शाह या अब्दुल कुतुब शाह। अहमदनगर का शासक हुसैन खान, इसे ग्वालियर दुर्ग में कैद कर दिया गया भाई। अहमदनगर पर आक्रमण करवाया शाहजहां ने और हुसैन खान को बंदी बना लिया गया भाई, और इसे ग्वालियर दुर्ग में कैद कर दिया गया। इस प्रकार अहमदनगर को तो मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। रही बात इन दोनों की, गोलकुंडा की और बीजापुर की। गोलकुंडा और बीजापुर पर शाहजहां ने आक्रमण करवाया भाई 1636 ईस्वी में। दोनों में एक ही साल आक्रमण करवा दिया इसने। 1636 ईस्वी में तो शाहजहां ने गोलकुंडा पे आक्रमण करवाया और 1636 ईस्वी में ही इसने बीजापुर पर आक्रमण करवाया। अब यहां देखिए दोस्तों, गोलकुंडा और बीजापुर के ये शासक थे ना, गोलकुंडा के तो मोहम्मद आदिल शाह और बीजापुर के अब्दुल कुतुब शाह। इन दोनों ने दोस्तों शाहजहां के खिलाफ युद्ध लड़ाई नहीं भाई। युद्ध लड़ने से पहले इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान ली या शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली कि माई बाप मारो मत हमें, तो हम तो आपके अधीन है, हमारे तो आप ही महाराज है। तो इस प्रकार इन दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली 1636 ईस्वी में। तो अधीनता स्वीकार करने के कारण गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में इस प्रकार मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए मेन बात क्या है। जब गोलकुंडा के शासक ने अधीनता स्वीकार की तो गोलकुंडा के शासक ने कहा कि भाई मैं 20 लाख रुपए वार्षिक भेज दूंगा मुगल साम्राज्य में, कर के रूप में, टैक्स के रूप में, या लगान के रूप में, या तनख्वाह के रूप में, या वेतन के रूप में, या मेरी जागीर के किराए के रूप में। गोलकुंडा का शासक आदिल साहब प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया भाई, और इस प्रकार इसके बीच में ये संधि हुई। और जो बीजापुर का शासक था अब्दुल कुतुब शाह, उसने 6 लाख वार्षिक देने का निर्णय किया भाई, या 6 लाख वार्षिक देने की बात कही। तो इस प्रकार दक्षिण नीति शाहजहां की सफल रही। उसने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर पर मुगल सत्ता स्थापित कर दी। अब दोस्तों शाहजहां का उत्तराधिकारी युद्ध देखिए भैया। अब शाहजहां के दोस्तों बेटे ज्यादा थे, तो बेटों के बीच में अब जैसे जैसे शाहजहां बूढ़ा होता गया, अब शाहजहां की जगह ये नए राजा बनना चाहते थे, तो इन्होंने दोस्तों विद्रोह कर दिए, विरोध कर दिए, कई संघर्ष हुए। शाहजहां के दोस्तों मुख्य रूप से ये 4 बेटे थे भाई। एक का नाम था दारा शिकोह है, एक का नाम था शाह शुजा, एक मुराद था और एक औरंगजेब था। शाहजहां के बेटे कितने थे भाई? 4 बेटे थे। एक दारा शिकोह, एक शाह शुजा, एक मुराद और एक औरंगजेब। अब इसमें सबसे छोटा बेटा था भाई औरंगजेब, लेकिन बहुत चालाक आदमी था भाई। ठीक है, ये बेचारे जो 3 थे थोड़े बहुत भोले डाले थे, इसलिए औरंगजेब ने हमेशा इन तीनों को दबा के रखा। किस प्रकार देखिए, कौन कौन से उत्तराधिकारी युद्ध हुए, कौन कौन से उत्तराधिकारी संघर्ष हुए। पहला युद्ध हुआ था उत्तराधिकार को लेकर बहालपुर का युद्ध, या इसे बहादुरपुर का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ भाई। कौन से वर्ष हुआ था? 1658 ईस्वी में। इस युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किया था सुलेमान शिकोह और मिर्जा राजा जयसिंह। यहां मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक रहते हैं भाई। किसके शासक रहते हैं? आमेर के शासक रहते हैं। तो बहादुरपुर के युद्ध में 1658 ईस्वी में मुगलों की शाही सेना का नेतृत्व सुलेमान शिकोह और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया। यहां विरोधी था भाई शाह शुजा। विरोधी भाई कौन था? शाह शुजा। यहां दोस्तों शाह शुजा को पराजित कर दिया गया भाई। किसको पराजित कर दिया गया? शाह शुजा को, और मिर्जा राजा जयसिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं। ठीक है, दूसरा उत्तराधिकारी युद्ध देखिए। दूसरा उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था भाई घरमत का युद्ध। घरमत आपको बता दूं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है भाई। तो ये युद्ध कहां हुआ था? वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में। तो घरमत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 ईस्वी में। घरमत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्धों में घरमत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में अप्रैल के महीने में। घरमत के युद्ध में मुगलों की तरफ से, यानी कि औरंगजेब के पलड़े की तरफ से तो युद्ध लड़ रहा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह राठौड़ था, ये मारवाड़ का राजा था भाई जसवंत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह के पिता थे ये जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह और मुगल शासक था कासिम खान। जसवंत सिंह और कासिम खान ने तो शाही सेना का नेतृत्व किया, और इधर इसके विरोधी था भाई औरंगजेब और मुराद। मैंने यहाँ थोड़ा आपको गलत बता दिया है। ये जो जसवंत सिंह है ना, जसवंत सिंह ये औरंगजेब की तरफ से नहीं लड़ता है भाई,
जसवंत सिंह यहाँ दारा सिकोह की तरफ से लड़ता है। तो दारा सिकोह की तरफ से तो घरमत के युद्ध में जसवंत सिंह और कासिम खान लड़ता है, और यहाँ इसके विरोधी रहते हैं औरंगजेब और मुराद। यहाँ ये दोनों भाई एक साइड में हो जाते हैं। यहाँ ये जो हरामी है ना कासिम खान, ये कासिम खान जसवंत सिंह के साथ भाई विश्वासघात कर लेता है। क्या कर लेता है? विश्वासघात कर लेता है, जिसके कारण जसवंत सिंह की सेना पराजित हो जाती है भाई, और औरंगजेब और मुराद इस युद्ध में जीत जाते हैं। अर्थात शॉर्ट रूप में कहें, घरमत के युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है और जसवंत सिंह की पराजय हो जाती है। अगला युद्ध देखिए उत्तराधिकारी संघर्ष का। अगला युद्ध था भाई सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? मई 1658 ईस्वी में। यह युद्ध शाहजहां के बेटे दारा सिकोह और छोटे बेटे औरंगजेब के बीच में हुआ था भाई। इस समय इस सामूगढ़ के युद्ध में भी दारा सिकोह को मात दे दी गई भाई, या दारा सिकोह को हरा दिया गया। और ये जो औरंगजेब है ना, इस टाइम पे आगरा पर अधिकार कर लेता है भाई। किस पर अधिकार कर लेता है? आगरा पर अधिकार कर लेता है। और पहली बार सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवाता है। औरंगजेब अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाता है भाई। पहली बार राज्याभिषेक करवाता है सामूगढ़ युद्ध मई 1658 में जीत के बाद, और यहाँ ये आगरा पर अधिकार कर लेता है और अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। यहाँ पिता तो रहता है इसका शाहजहां, अभी तक शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई है भाई। इस सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात औरंगजेब शाहजहां को कैद खाने में डाल देता है भाई। कहां डाल देता है? कैद खाने में डाल देता है। और बाद में थोड़े समय बाद में आगे चलकर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की जब मृत्यु हो जाती है तो इसको नौकरों के द्वारा मुमताज की जो कब्र थी ना दोस्तों, जहां ताजमहल बना हुआ है, उसके पूर्व में ही दफना दिया जाता है। और इसके तुरंत बाद औरंगजेब दिल्ली में 1659 ईस्वी में विधिवत राज्याभिषेक करवाता है। औरंगजेब दूसरी बार अपना विधिवत राज्याभिषेक कहां करवाता है भाई? दिल्ली में करवाता है। 1659 ईस्वी में अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाता है। और यहां औरंगजेब आलमगीर की उपाधि धारण करता है। सवाल पूछ लिया जाए कि आलमगीर की उपाधि कौन से मुगल बादशाह ने हासिल की थी? भाई औरंगजेब ने हासिल की थी। औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक तो कब करवाया था? सामूगढ़ के युद्ध के बाद मई 1658 ईस्वी में, जब दारा सिकोह को पराजित कर दिया गया और औरंगजेब का आगरा पर अधिकार हो गया। इस टाइम पर तो इसने अपना पहला राज्याभिषेक करवाया था। यहां इसने अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया। कुछ समय पश्चात जब शाहजहां की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने क्या किया? नौकरों के द्वारा मुमताज की कब्र के पूर्व में शाहजहां को दफना दिया भाई। और यहां पूर्ण रूप से चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है अब इस औरंगजेब को अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाने का। तो औरंगजेब यहां अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाता है 1659 ईस्वी में, और दिल्ली में करवाता है भाई। और यहां ये एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है आलमगीर। क्या नाम है भाई? आलमगीर। इसके अलावा भी उत्तराधिकारी संघर्ष में दोस्तों 2-3 और मुख्य युद्ध हुए हैं। जैसे एक तो खाजवा का युद्ध हुआ था। खाजवा का युद्ध जनवरी 1659 ईस्वी में हुआ था भाई। यह औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शाह शुजा तो पराजित हो गया और औरंगजेब जीत गया। जो ज्यादातर उत्तराधिकारी संघर्ष हुए थे ना दोस्तों, उनमें औरंगजेब की ही जीत हुई थी। यानी हमेशा औरंगजेब का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि दोस्तों औरंगजेब एक नैतिक शासक नहीं था, एक सहिष्णु शासक नहीं था। ये श्याम दंड भेद कैसे भी हो, ये अपनी जीत चाहता था भाई। मतलब ये कूटनीतिक चाल से कार्य करता था। ये न्याय में भरोसा नहीं रखता था, नैतिकता में भरोसा नहीं रखता था। ठीक है, इस प्रकार अगला युद्ध हुआ था उत्तराधिकारी संघर्षों में दोस्तों दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। दोराई का युद्ध कब हुआ? मार्च 1659 ईस्वी में। दोराई का युद्ध फिर औरंगजेब और दारा सिकोह है, इन दोनों भाइयों के बीच में हुआ। दोनों के दोनों भाई शाहजहां के बेटे थे। इस युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया भाई, और दारा सिकोह को पराजित होना पड़ा। अब यहां दोस्तों ये जो दारा सिकोह है ना, दारा सिकोह जब दोराई के युद्ध में औरंगजेब से हार जाता है मार्च 1659 में, तो ये यहां से डरकर पंजाब भाग जाता है भाई। दारा सिकोह कहां भाग जाता है? पंजाब। लेकिन औरंगजेब पंजाब में भी उसको जाके पकड़ लेता भाई। पंजाब से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर हुमायूं के मकबरे के पास में उसको दफना दिया जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि औरंगजेब ने दारा सिकोह को पंजाब से पकड़कर कहां दफनाया? इसे हुमायूं के मकबरे के पास में दफना दिया गया।
इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आज की वीडियो क्लास में शाहजहां के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। दोस्तों यदि आप ये सभी प्रकार के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार शाहजहां के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारियां शॉर्टकट रिवीजन के माध्यम से देख लीजिए। आइए दोस्तों मेरे साथ। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। शाहजहां की माता का नाम जोधाबाई, जिसे इतिहास में जगत गुसाई कहते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इसका राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ। जब शाहजहां के पिता जहांगीर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर की रानी नूरजहां ने तो अपने दामाद शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। आसफ खान ने दावर बख्श, जो खुसरो का बेटा था, इसे बादशाह बना दिया। बाद में आगे चलकर दक्षिण में गया हुआ शाहजहां जब मुगलों की राजधानी में लौट आता है तो आसफ खान शाहजहां को बादशाह बना देता है। यहाँ दावर बख्श का वध कर दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है और दावर बख्श को आसफ खान ने केवल उसी समय तक राजा बनाया था जब तक कि शाहजहां दक्षिण से लौटकर मुगलों के राज्य में नहीं आ जाए। इसलिए इतिहास में दावर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। शाहजहां की मध्य एशिया की नीति देखिए। शाहजहां की मध्य एशिया की नीति असफल रही। इसने यहाँ 2 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1646 ईस्वी में अपने बेटे मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में पहला अभियान किया। मुराद और अली मर्दान इस युद्ध में जीत जाते हैं। यहाँ मध्य एशिया के शासक नजर मोहम्मद को पराजित कर देते हैं। नजर मोहम्मद पराजित हो जाता है और डरकर फारस भाग जाता है। लेकिन मुराद ये युद्ध जीतने के बाद भी वापस लौटा के आ जाता है इस नजर मोहम्मद को। और दूसरा आक्रमण हुआ था 1647 ईस्वी में मध्य एशिया में। दूसरे युद्ध का नेतृत्व औरंगजेब के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में औरंगजेब भी जीत गया था। इसने उज्बेकों को पराजित कर दिया था, यानी नजर मोहम्मद को पराजित कर दिया था औरंगजेब ने। लेकिन यहाँ शाहजहां का आदेश पहुंच गया औरंगजेब के पास में कि आप उज्बेकों या नजर मोहम्मद को माफ कर दीजिए और उनका राज्य उनको लौटा दीजिए। और शाहजहां के कहने पर औरंगजेब वापस ऐसे कैसे लौट जाता है। इस प्रकार शाहजहां की दक्षिण नीति असफल रही। शाहजहां की कंधार नीति भी असफल रही। कंधार पहले मुगलों के अधीन ही था, लेकिन जहांगीर के टाइम पर कंधार को ईरान के अधीन कर लिया गया या ईरान के शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो शाहजहां इस कंधार को वापस मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता है और इसने यहाँ 3 अभियान प्रारंभ किए। पहला 1649 में औरंगजेब और सादुल खान को भेजा, जो असफल रहे कंधार को प्राप्त करने में या ईरानियों को पराजित करने में। दूसरी बार 1652 में फिर से औरंगजेब और सादुल्ला खान को भेजा, ये भी असफल रहे। तीसरी बार इसने 1653 ईस्वी में दारा सिकोह को सेना देकर भेजी और दारा सिकोह भी यहाँ असफल रहा। अर्थात शाहजहां की कंधार नीति असफल रही, लेकिन शाहजहां की दक्षिण नीति दोस्तों सफल रही, ऐसा माना जाता है। दक्षिण में शाहजहां के टाइम पे ये 3 राज्य थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। अहमदनगर का शासक हुसैन खान था, तो शाहजहां ने सेना भेजकर हुसैन खान को ग्वालियर दुर्ग में गिरफ्तार कर दिया या कैद कर दिया और इस प्रकार अहमदनगर को मुगलों के साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा और बीजापुर पर शाहजहां ने 1636 ईस्वी में आक्रमण करवा दिए। गोलकुंडा के शासक मोहम्मद आदिल शाह और बीजापुर के शासक अब्दुल कुतुब शाह ने बिना युद्ध लड़े ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली या शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। और गोलकुंडा के शासक आदिल शाह ने 20 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया और बीजापुर के शासक कुतुब शाह ने 6 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चय किया। अब दोस्तों शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष देखिए, उत्तराधिकारी युद्ध देखिए। शाहजहां के मुख्य रूप से 4 उत्तराधिकारी बेटे थे, दारा सिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। पहला उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था बहालपुर या बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में। शाही सेना का नेतृत्व सुलेमान सिकोह और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया। इस युद्ध में शाह शुजा पराजित हुआ। ठीक है दोस्तों। दूसरा युद्ध हुआ था घरमत का युद्ध। घरमत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ। घरमत में जसवंत सिंह और कासिम खान ये दोनों पहले दारा सिकोह की सेना की तरफ से लड़े थे और इनका विरोधी था भाई औरंगजेब और मुराद।
इस युद्ध में ऐसा बताया जाता है कि कासिम खान विश्वासघात कर लेता है, इसलिए औरंगजेब और मुराद जीत जाते हैं और जसवंत सिंह की सेना यहां पराजित हो जाती है। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी में हुआ दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। इस युद्ध में औरंगजेब जीत गया और उसने आगरा पर अधिकार कर लिया। यहां सामूगढ़ के युद्ध के बाद में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया और पहली बार अपना राज्याभिषेक करवाया। आगे की जानकारी देखिए। खाजवा का युद्ध जनवरी 1659 ईस्वी में हुआ। खाजवा का युद्ध औरंगजेब और शुजा के बीच में हुआ। इसमें शुजा पराजित हुआ और औरंगजेब जीत गया। अगला दोराई का युद्ध हुआ मार्च 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। दोराई के युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया। यहां दारा सिकोह डर जाता है और पंजाब भाग जाता है, लेकिन औरंगजेब वहां से इसे गिरफ्तार कर लेता है और इसे गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे देता है, जहां हुमायूं के मकबरे के निकट इसको दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार औरंगजेब पहली बार तो सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात शाहजहां को कैद खाने में डालने के बाद में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसके कुछ दिनों बाद में जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब क्या करवाता है, नौकरों के द्वारा मुमताज के पूर्व में इसको दफना देता है। मुमताज, आगरा में जो मुमताज की कब्र है ना ताजमहल, उसके पूर्व में ही शाहजहां को दफना दिया जाता है। और औरंगजेब ने दिल्ली में 1659 ईस्वी में अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया, यह दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया और यहां औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये विशेष जानकारी अच्छी लगी है या आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये कंटेंट आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर निर्णायक साबित हो सकता है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।